डू 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 डू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ना, तो किस माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये होनी चाहिए कि हाँ, एक चीज़ याद रखें जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ना, तो एक होता है गैम्बलिंग का माइंडसेट। ठीक है, जो गैम्बलर होते हैं ना, जुआरी, आपने नाम सुना होगा, उसका माइंडसेट ये होता है कि मैं आज पैसे लगाऊं और जो है वो मेरे पास जो है कल ही रिटर्न आ जाए। और एक होता है वैल्यू इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर का माइंडसेट ये होता है कि यार मैं पैसे ऐसी जगह पे लगा रहा हूँ जो कि अच्छी कंपनी है, अच्छी जगह है, अच्छे फाउंडर्स हैं। और जैसे जैसे ये कंपनी आहिस्ता 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 ग्रो होती जाएगी, तो मेरी ये जो पैसे की वैल्यू वो भी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे ना एक सबसे पहले मैं आपको ना एक एग्जाम्पल, पता नहीं मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ दी थी नहीं दी थी, एक चीज, एक स्टोरी सुनाता हूँ। यूएस के अंदर ना एक वो है, क्या नाम है, एक लॉटरी है। ठीक है, उस लॉटरी के अंदर जो है वो $1 मिलियन मिलते हैं लोगों को ना। और हर साल क्या होता है कि वो लॉटरी जब खुलती है तो $1 मिलियन कुछ लोगों को मिल जाते हैं। तो एक रिसर्चर ने रिसर्च की कि पिछले 5-6 सालों में जिन लोगों की वो लॉटरी खुली ना, उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिन लोगों को उस लॉटरी से मतलब 5 साल पहले जिनको लॉटरी मिली थी, उस लॉटरी के पैसे अभी तक हैं या उससे उन्होंने ग्रो कर लिया। तो मुझे ये बताएं कि उस रिसर्च में आपको क्या लगता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें लॉटरी मिली और 5 साल के अंदर उस $1 मिलियन को लोगों ने $10 मिलियन बना लिया। आपको क्या लगता है ज्यादातर लोगों ने क्या किया होगा उस पैसों का? चैट के अंदर जरा बताएं, वो उस $1 मिलियन से कितने पैसे बन गए होंगे उनके टोटल? जीरो। $9 मिलियन डेप। और कोई? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये जो लॉटरी वाला माइंडसेट होता है ना, तो इसका माइंडसेट ये होता है कि अगर ये पैसे आ भी जाते हैं ना कि कभी ना कभी किसी ना किसी तरह, तो वो फिर पैसे जाते भी वैसे ही हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा जो माइंडसेट है ना, वो होना चाहिए ग्रोथ वाला, वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाला, और उसी तरह से हमें ग्रो करना है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक था कि हम जो है वो सेलेक्ट कैसे करें कि जिस भी कंपनी में हम स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो अच्छी कंपनी है या नहीं है। तो उसके लिए एक ना मैंने फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जो कि मैंने सोचा कि यार ये फ्रेमवर्क ना, क्योंकि हमारा जो मकसद है ना इस पर्टिकुलर क्लासेस का, वो ये है कि हम आपको पर्सनल फाइनेंस भी सिखाएं, थोड़ा सा आपकी जो एथिकल वैल्यूज है उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करें, और हम आपको स्टॉक्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताएं। तो जो हमने फ्रेमवर्क डिजाइन किया ना, उसका हमने नाम रखा शादी फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मुझे चैट में सिर्फ ये बता दें कि मेरी फुल स्क्रीन मैंने की है वो बिल्कुल नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ना ओके, सबसे पहले हमने ना एक डिजाइन किया है फ्रेमवर्क जिसे हमने नाम दिया है शादी फ्रेमवर्क फॉर चूजिंग स्टॉक्स। अच्छा, शादी फ्रेमवर्क क्यों दिया है? देखें, जब भी आप स्टॉक को चूज कर रहे हैं या अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो अगर वो चीज़ों का ख्याल आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज करते हुए रखें और कंपनी को चूज करते हुए रखें, तो दोनों में ना आपको लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा। तो इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर चीज़ को लेते हैं और इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ा है। तो अगर आप लाइफ पार्टनर को चूज कर रहे हैं या स्टॉक को चूज कर रहे हैं, तो दो तरह की ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। पहली है सोशल ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, कि सोशली वो लोग किस तरह के, या सोशली वो कंपनी किस तरह की है। दूसरी है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो ये दोनों ड्यू डिलिजेंस हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं चैट के अंदर कि अगर मुझे लेट सपोज अपना पार्टनर ढूंढना है, या पाकिस्तान में जो रिश्ते होते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है? जब बिल्कुल स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? चैट के अंदर मुझे बताएं। आपने हम में से मेरिट कौन से लोग हैं ये बता दें चैट में। फैमिली बैकग्राउंड, प्रोफाइल, गुड फैमिली। ठीक है, मतलब फैमिली वाली चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे भी पहले जो डिस्कस होता है ना, जब भी, अब जैसे हमारे मेरी एक कजन है, आजकल उसकी शादी की बात हो रही है ना, तो जब उसकी शादी की बात हो रही है ना, ये जो वेल्थ वाले हैं ना, सात भाई, इनसे हम बाद में करेंगे, ठीक है? अच्छा,
तो सबसे पहले जो चीज देखते हैं ना वो ये देखते हैं कि रिश्ते की क्लैरिटी है भी या नहीं है। ठीक है। जैसे अभी मेरी कजन की शादी की बात हो रही है ना, तो वो बोल रही है कि अभी जो मैंने एजुकेशन ना कंप्लीट किया, अभी मुझे थोड़ा सा आगे पढ़ना है, ये सारी चीजें करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि लड़के या लड़की की जिसकी शादी हो रही है ना, तो उसे वो मेंटली प्रिपेयर हो। अगर बहुत सारी जगहों पे हमने ये देखा है कि लड़का या लड़की मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, पेरेंट जो है फोर्सफुली शादी कर देते हैं और फिर वो शादी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चलती। ठीक है। तो जिस तरह से आपका रिश्ते के अंदर क्लैरिटी होना जरूरी है ना, आपको पता होना चाहिए कि मुझे शादी करनी है, आपका एक माइंडसेट बना हुआ हो। तो इसी तरह से किसी कंपनी को सिलेक्ट करते वक्त आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो है बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी। मतलब जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो आपने ये देखना है कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। पाकिस्तान में या इंटरनेशनली भी जिन लोगों के स्टॉक्स में पैसे वो होते हैं ना, डूबते हैं, उसका वन ऑफ द रीजन ये होता है कि उनका कोई दोस्त या उनका कोई जानने वाला बताता है कि यार ये कंपनी के शेयर बाय कर लो और ये शेयर ऊपर जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो बाय कर लेते हैं। उन्होंने सुना होता है, उन्हें लगता है ये ऊपर जाएगा दोस्त के कहने पे, और वो बाय कर लेते हैं। और बाद में ये पता चलता है कि उसके शेयर गिर गए। तो इस वजह से बिजनेस मॉडल, लेकिन अगर आपकी बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी है, बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपको पता है कि वो कंपनी पैसे कैसे बनाती है, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है। तो आपको एक समझ में आता है कि यार ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर डीलर लिमिटेड एक कंपनी है या सिस्टम लिमिटेड की एक मैं बात करूं, तो सिस्टम लिमिटेड की अगर हम बात करें तो उसका रेवेन्यू मॉडल आपको पता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। वो क्लाइंट को पकड़ती है, उसके सॉफ्टवेयर बनाती है या उनके अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो बेचती है और उससे वो पैसे बनाते हैं और डॉलर के अंदर पैसे भी बनाते हैं। लेकिन अगर किसी एक्स वाई जी कंपनी में बोलूँ आपको मैं इन्वेस्ट करना है और आपको उसका रेवेन्यू स्ट्रीम ही नहीं पता हो, आपको पता ही नहीं हो बिजनेस मॉडल क्या है, तो क्या होगा कि हो सकता है कि वो अभी तो पैसे बना रही है लेकिन एक साल बाद वो पैसे नहीं बनाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो आपको ये पता होगा कि जो गाड़ियों की जितनी भी कंपनीज हैं वो साइक्लिक नेचर में चलती हैं। मतलब क्या है इसका, कि अगर कोई आज कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कोई कंपनी पैसे बना रही है, जैसे साजगार है, अभी हवल उसने लॉन्च किया तो वो बहुत ज्यादा पैसे बना रही है, उसकी शेयर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी सी इन्फ्लेशन आएगी ना और इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ना शुरू होगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, वक्त के आने के साथ साथ कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेंगे तो गाड़ियों की जो खरीदो फरोख्त है ना वो कम हो जाती है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग गाड़ी के लिए लोन ले लेते हैं बैंक से और उसके ऊपर गाड़ियां ज्यादा बिकना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होता है, जैसे एक टाइम पे इंटरेस्ट रेट था तो कोई 20 से 21%, तो जब वो हो जाता है तो बहुत सारे लोग लोन लेते ही नहीं है क्योंकि उसको रिटर्न करना इम्पॉसिबल हो जाता है लोगों के लिए। तो अगर आपको ये नहीं पता कि यार ये पर्टिकुलर क्या बिजनेस मॉडल है इसका और ये साइक्लिक वे में चलता है या नहीं चलता, तो आप हो सकता है कि अच्छी कंपनी बाय करें लेकिन नुकसान क्या हुआ कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो बिजनेस मॉडल की, उसका रेवेन्यू कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। फिर इसी तरह से दूसरी, अगर मैं उसके ऊपर आ जाऊं, दूसरी क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस मॉडल की आपके पास क्लैरिटी आ गई या रिश्ते का आपको पता है कि हाँ यार अब मुझे रिश्ता करना है, तो सेकंड क्या चीज होती है अब मुझे बताएं। बहुत सारे लोगों ने पहले बता दिया था कि सेकंड वाली चीज को पहले, सेकंड क्या चीज है, कोई बता सकता है चैट के अंदर। प्रोफाइल। ठीक है। सेकंड क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लोग कैसे हैं। जिस तरह से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है पहले वाले में, तो लोग कैसे हैं। हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिस भी जगह हम रिश्ता करने जा रहे हैं तो वो जो फैमिली है इटसेल्फ, उस फैमिली की अंडरस्टैंडिंग कैसे है, लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है। ठीक है। जॉब करते हैं लोग, बिजनेस करते हैं, ये प्रोफाइल पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर लेट सपोज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी फैमिली से सब बिजनेस कर रहे हैं तो लोग चाहते हैं कि हम ऐसी बिजनेस, ऐसी फैमिली में शादी करें जो लोग बिजनेस करते हों। लेकिन जो ज्यादातर लोग जॉब करते हैं तो उनमें ये होता है कि हाँ, अगर जो ऐसी फैमिली है जो जॉब भी करती है तो वहां पे भी वो रिश्ता कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप कंपनी सिलेक्शन कर रहे हैं तो कंपनी सिलेक्शन के अंदर बहुत जरूरी है कि आपको उसका ये समझ में आ गया कि यार उसका बिजनेस मॉडल क्या है। सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उसके जो टीम है, जो उसका सीईओ है, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा अच्छा पता होना चाहिए। और उसका सीईओ के अलावा जो उसकी टीम है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा, सिंपली कंपनी के बारे में, लेट्स सपोज सिस्टम लिमिटेड की एग्जांपल अगेन ले लेते हैं, तो आप ये देखेंगे उसका सीईओ कौन है, लिंक्डइन प्रोफाइल जाके उसकी देखेंगे और ये देखेंगे उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह से वहां पे कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और वो जो एम्प्लॉयज हैं वो किस प्रोफाइल के हैं।
तो उससे आपको एक आइडिया होता है कि यार ये जो कंपनी है इसका सीईओ फॉर एग्जांपल उसका प्रीवियस 20 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, उस कंपनी का सीईओ पिछले 2013 से कंसिस्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा है, तो आपको यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि हाँ यार ये कंपनी भी अच्छी है, मतलब इसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, और इसका जो सीईओ है, टीम मैनेजमेंट है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि आपने कि अपना अगर रिश्ता करना है तो आपने लोग देखने हैं कि भाई वो लोग, अगर आप शरिया को ज्यादा पसंद करते हैं तो आपने देखना है कि वो शरिया के हिसाब से लोग ज्यादा चल रहे हैं नहीं चल रहे, ठीक है। अगर आप मॉडर्न है तो आपने देखना है कि वो लोग मॉडर्न है या नहीं है। इसी तरह से कंपनी के अंदर भी आपने देखना है कि जो कंपनी है वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है, उसके जो सीईओ हैं और उसकी जो बाकी टीम है वो किस तरह की है। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है फैमिली कल्चर। जब आप अपना रिश्ता कहीं पे जा रहे होते हैं ना तो आप ये देखते हैं कि ठीक है, फैमिली के बारे में या लड़के के बारे में तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन है और अच्छा भी है, लेकिन फैमिली का कल्चर क्या है। अगर उसकी फैमिली का कल्चर इस तरह का है कि लेट्स सपोज वो जो लड़का है वो सिर्फ और सिर्फ घर वालों की बातें सुनता है और उनके घर में सिर्फ और सिर्फ सास की चलती है और लड़का कुछ आगे नहीं बोलता, तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो ये चाहेंगी कि यार ऐसा लड़का नहीं मिले मुझे। सही है। तो देखें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज होती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग नहीं चलाना और सारी चीजें बातें मानना ये भी एक अलग चीज है। तो जो भी आपका पार्टनर हो वो इंडिपेंडेंट थिंकर होना बहुत जरूरी है। अगर वो इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं है ना तो आप बोलेंगे यार चलो बहुत अच्छी फैमिली भी है ना, लेकिन ये तो जो है उसका अपना दिमाग तो चलता ही नहीं है, दूसरों के कहने पे चलता है और छोटी छोटी बातें सुन के जो है वो मान लेता है, तो इस बंदे के साथ रिश्ता नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से जब आप कंपनी सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो कंपनी सेलेक्ट करने के अंदर आपने पहले उसके सीईओ को देखा, फिर दूसरी चीज आप देखते हैं उसके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मतलब कि उसका जो बोर्ड बना हुआ है, क्योंकि जो भी अच्छी कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है ना उसके अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मौजूद होता है। तो वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है आप उसको देखते हैं। आप जिस तरह से आपने सीईओ का लिंक्डइन देखा था ना, अब आप देखते हैं कि उनके जो बोर्ड के ऊपर लोग हैं उनका लिंक्डइन जाके चेक करते हैं, उनका प्रीवियस बैकग्राउंड देखते हैं कि उनका प्रीवियस बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर उनका प्रीवियस बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है और रेलिवेंट इंडस्ट्री से, तो आपको फिर ये समझ में आता है कि हाँ यार ये इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग हैं, इतने पुराने लोग हैं, जब ये लोग बोर्ड पे हैं तो इसका मतलब ये कंपनी अच्छा ही कर रही होगी, क्योंकि देखें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके ऊपर जो बोर्ड के ऊपर लोग होते हैं वो अच्छे लोग ही उसके बोर्ड पे आने की ख्वाहिश रखते हैं। और ऑब्वियसली वो जिस तरह से फॉर एग्जांपल सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो सिस्टम लिमिटेड के जो इनिशियल सबसे पहले इन्वेस्टर थे वो बाबर साहब थे। बाबर साहब कौन है? जो पैकेजेस इंडस्ट्री का आपने सुना होगा, पैकेजेस मॉल का नाम सुना होगा, लम्स यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, तो ये ही वॉज द वन जिन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी। तो अब बाबर अली जो है अगर वो किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो मैं एज ए इन्वेस्टर सोचूंगा कि यार जब बाबर अली जिसने लम्स बनाई है इतना विजनरी बंदा है, तो उसने जो फाउंडर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है वो सोच के ही की होगी, तो मुझे जो है वो इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जिस तरह से आपने फैमिली का कल्चर देखना है इसी तरह से आपने उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस देखने हैं। आपने ये देखना है कि उस कंपनी के अंदर वो अपने एम्प्लॉयज के साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप आराम से उस कंपनी के एम्प्लॉयज की लिस्ट भी निकाल सकते हैं, लिंक्डइन के साथ सारी चीजें हैं। आप पूछ सकते हैं कि यार तुम लोग को टाइम पे सैलरी मिलती है नहीं मिलती, तुम्हारी जो है वो किस तरह से की ग्रोथ है। तो अगर आपको वहाँ पे एम्प्लॉयज खुश हैं किसी कंपनी के तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी खुश रखेगी कंपनी। फिर उसके बाद रिश्ते की गारंटी। लाजमी सी बात है जब भी हम कई जगह रिश्ता कर रहे होते हैं अपना, तो या तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिश्ते वाली एक आंटी होती हैं जो रिश्ते दिखा रही होती हैं, या आपके घर में कोई खाला होती है या फूफो होती हैं वो रिश्ता दिखाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिश्ता लेके कौन आ रहा है, क्योंकि वही एक तरह का आपके लिए रेफरेंस पॉइंट होता है जो बताता है कि यार ये जो रिश्ता है वो बेहतर है। तो जिस तरह से हम रिश्ता करते वक्त किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें उस बंदे की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, हम ये देखते हैं जैसे सिस्टम लिमिटेड एग्जांपल के तौर पे, तो हम ये देखते हैं कि यार ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जो म्यूचुअल फंड्स हैं बड़े बड़े, जैसे मिजान बैंक है, मिजान का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इसी तरह से और दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं, और दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो जो है इसको किस तरह से देख रहे हैं। अगर दूसरे म्यूचुअल फंड निजान वगैरह वो भी सिस्टम लिमिटेड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे एक और गारंटी मिल गई कि जो मैंने कंपनी देखी है उसकी बाकी चीजें भी ठीक हो रही हैं, और जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये देखिए जो क्राइटेरिया है ना वो इस तरह से हमने बनाया हुआ है ताकि आप लोग जहाँ इन्वेस्ट करें वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी देखें। इन्वेस्टमेंट के अंदर
उसके शेयर प्राइस ऊपर या नीचे जाना है एक नॉर्मल बात है, लेकिन किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना जो कि बिल्कुल ही जाके स्क्रैप हो जाए और वो स्कैम हो, इससे बचने के लिए आपको ये पूरा क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। इसी तरह से जब हम रिश्ता अपना कर रहे होते हैं तो उस रिश्ते के अंदर भी हम चीजों को देख रहे होते हैं जिस तरह से, तो हमें स्टॉक्स के अंदर भी देखना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जब भी हम रिश्ता कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि जिस जगह जिस लड़के से रिश्ता हो रहा है वो जॉब क्या करता है, एग्जैक्टली नेचर ऑफ जॉब की बात हो रही है, अभी कितना कमाता है इसकी बात नहीं हो रही। मुझे कमेंट इसके अंदर ये बताएं जरा कि जॉब स्कोप के अंदर क्यों देखना जरूरी है। मुझे ये बताएं कि सात भाई वाला ऑप्शन बाद में आएगा। देखें, हमेशा याद रखें कि सात भाई वाला ऑप्शन जो पहले रखते हैं ना लोग, शादी वाले मामले में तो बेचारे रोलते हैं बाद में ना। तो अगर सोशल ड्यू डिलीजेंस वाला मामला आप पहले रख लें रिश्ते में और कंपनी में, तो जो है वो आपको ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जॉब स्कोप जो है, जॉब स्कोप देखना क्यों जरूरी है, मतलब इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज किसी से अगर रिश्ता हो रहा है तो जॉब का स्कोप देखना क्यों जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मेरी एक लड़के से बात हो, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। मुझे याद है मैं ना एनईडी का ग्रेजुएट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का। तो जब हम एनईडी में एडमिशन ले रहे थे ना तो उस टाइम पे टेलीकॉम ना सबसे हाईएस्ट परसेंटेज पे क्लोज हुआ था। जो यहाँ पे एनईडी के अगर लोग हैं यहाँ पे तो उन्हें पता है कि वो परसेंटेज वाइज डिपार्टमेंट होता है, तो टेलीकॉम सबसे ऊपर क्लोज हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका डिमांड बहुत आती थी, बहुत ज्यादा स्कोप था। लेकिन अब क्या हुआ कि सबका सब जो टेलीकॉम के बेचारे इंजीनियर्स हैं उन्हें जॉब भी नहीं मिल रही होती। और इत्तेफाक से आज सुबह एक लड़के से बात हो रही थी, वो भी टेलीकॉम इंजीनियर था, वो बोला था यार जॉब के बड़े मसले हैं। तो हमेशा याद रखें कि जिस फील्ड में वो जॉब कर रहे हैं ना उस फील्ड के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि उसमें उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर स्टेबिलिटी या ग्रोथ है या नहीं है। अगर वो किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहा है जिसमें अभी तो वो पैसे कमा रहा है लेकिन वो डाइंग सेक्टर है, तो भी ये बहुत मसले वाली बात है। सही है। इसी तरह से, हाँ, इसी तरह से जब कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो कंपनी सेलेक्ट करते वक्त जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो ये है कि वो किस सेक्टर में काम कर रही है। अगर कोई ऐसी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है कि बैटरी के अंदर जो सबसे ज्यादा आने वाले वक्तों में काम होना है वो होना है ड्राई बैटरीज के ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ जो एसिड लेड एसिड वाली बैटरी है उसके ऊपर काम कर रही है। तो अब लेड एसिड वाली जो बैटरी है उसका दौर खत्म हो रहा है। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें जो सिर्फ जो एसिड बेस बैटरीज हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही हैं और आगे ग्रोथ का नहीं सोच रही, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आने वाले वक्तों में बंद हो जाएगी। इसी तरह से तो पाकिस्तान में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि किस सेक्टर में काम कर रही है। अब जैसे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का हमें पता है कि ये ग्रो हो रही है। ठीक है, जो शादीशुदा हो गया है ना वो ये प्रेजेंटेशन देख के ना रो सकता है। ठीक है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता बेचारे का ना, या बेचारी का। तो वो जो सेक्टर में आ चुका है उसी सेक्टर में रहे, हाँ इम्प्रूवमेंट करे अपना सेक्टर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे जो कंपनी सिलेक्शन के वो सेक्टर, अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आईटी सेक्टर क्यों अच्छा है, क्योंकि आईटी सेक्टर ग्रो हो सकता, ग्रोथ है उसके अंदर पोटेंशियल। दूसरी चीज, पाकिस्तान में लेबर सस्ती मिलती है तो एक्सपोर्ट वाला जो मामला है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। तीसरी चीज, इंडिया के ऊपर जिस तरह से टैरिफ लग रहे हैं और आने वाले वक्तों में हो तो उसमें पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। ये तो खैर शॉर्ट टर्म फायदा है, लेकिन इन लॉन्ग रन आईटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर स्कोप है। दूसरी चीज, एनर्जी। एनर्जी पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी पेट्रोल पे सब कुछ है, तो जो ऑयल एंड गैस वाली कंपनीज है वो हमेशा ग्रो होंगी। इसी तरह से इस्लामिक बैंकिंग, पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, तो इस वाले सेक्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो जब आपने कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना तो आपने ये देखना है कि यार इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ग्रोथ है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार इसकी ग्रोथ जो है एक दो साल में खत्म हो सकती है तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, चाहे वो अभी कितना ही अच्छा आपको रिटर्न बना के दे रही हो या कितना ही पोटेंशियल नजर आ रहा हो, क्योंकि वो आने वाले वक्तों में जो है वो नीचे गिर जाएगी और आपका नुकसान होगा। तो सेक्टर का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप आ जाए जिस तरह से रिश्ता, लेट सपोज कोई लड़की है यहाँ पे जो भी सेशन में हमारे ऊपर वाली जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे आ रहे हैं कि भाई फैमिली भी अच्छी है, लड़का भी जो है वो इंडिपेंडेंट थिंकर है। ठीक है, उसके जो बाकी लोग हैं आसपास के वो भी अच्छी गवाही दे रहे हैं। लेकिन लेट्स सपोज एट द एंड ऑफ द डे स्टार्ट हुए थे 5 लड़कों से, एंड में 2 लड़के बचे। अब उनमें से एक लड़का है जो कि यूएस सेटल है,
और एक लड़का जो है वो पाकिस्तान में सेटल है, तो इसमें से मुझे बताएं लड़कियां कि वो यूएस वाले के साथ जाएंगी या पाकिस्तान वाले के साथ, प्रोवाइडेड ये ऊपर वाली सारी चीजें हैं वो सेम है। चले लड़के बता दें कि यूएस, तो हाँ देखा। तो जिस तरह से आप अपने रिश्ते के अंदर सोचेंगी ना कि यार जब सारी कॉमन चीजें हैं तो मुझे फिर उसके साथ जाना चाहिए जो डॉलर में अर्निंग कर रहा है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी वहां पे ज्यादा है। शाहरुख भाई आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो जिस तरह से रिश्ते के लिए हमें ये देखना होता है कि यार रिश्ते में स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर अर्निंग कर रहा है या बाहर रहता है क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, सिक्योरिटी ज्यादा है, तो आप अपने रिश्ते के लिए कंसीडर करते हैं कि हम वहां पे रिश्ता करें। तो इसी तरह से अगर किसी कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है तो उसमें आपने ये देखना है कि उसका ग्लोबल एक्सपोजर क्या है। मतलब कोई ऐसी कंपनी, लेट सपोज आपके पास दो कंपनी है जिनमें दोनों कंपनी ऊपर वाले सारे पॉइंट्स कवर कर रही हैं, लेकिन एंड में आपको एक कंपनी जो है वो उसकी अर्निंग यूएस डॉलर के अंदर है, और एक कंपनी जो है जिसकी सिर्फ पाकिस्तान से अर्निंग है। तो फिर आपको जो चूज करना है वो ये करना है जो कि डॉलर में अर्निंग करनी है, क्योंकि डॉलर की जो अर्निंग है वो स्टेबल है। पाकिस्तान का हमें पता है कि कभी भी जो है वो हमारा पैसा डीवैल्यू होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि हमारे अमाउंट तो बढ़ रहा हो लेकिन डी वैल्यू होने की वजह से हमें उस तरह से रिटर्न नहीं मिल रहा हो। तो इसलिए ग्लोबल एक्सपोजर को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप जो है तो ज्यादातर आप जो इन्वेस्टमेंट करें ऐसी कंपनीज में करें जो पाकिस्तान से भी उनकी अर्निंग हो और यूएस से भी उनकी अर्निंग हो रही हो या किसी और बाहर कंट्री से भी अर्निंग हो रही हो, ताकि अगर पाकिस्तान के इंटरनल कोई मामला भी खराब होते हैं तो उस कंपनी की अर्निंग पे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। अच्छा, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज है कंपैटिबिलिटी। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, जब घर वाले डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ यार ये चीज समझ में आ गई, तो नहीं, ठीक है। जब सारी चीज हो जाती है फिर बोलते हैं ना लड़के लड़की को तुम एक बार जरा बात कर लो, तो वहां पे आप कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि यार हम आपकी हॉबीज किस तरह की है, इंटरेस्ट कैसा है, लाइफ गोल किस तरह से है। तो इसी तरह से आपने कंपनी को भी ये देखना होता है कि कंपनी की बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन कंपनी के कुछ इस तरह के प्लान हैं जिसकी वजह से वो आने वाले वक्तों में और ग्रो होगी। अगर कंपनी का कोई ऐसा प्लान आपको नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से फ्यूचर में वो ग्रो हो सके, तो वो भी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इसका मतलब तो ग्रोथ प्लान का मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिस्टम लिमिटेड में आप अभी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, आप देखते हैं प्रीवियसली तो ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या इनके फ्यूचर प्लान क्या है। अब जिस तरह से एआई आ रही है और लोग जो है वो कम लोगों को यूज करके, कम ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है, तो बाहर के जो लोग हैं वो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो सकता है कम दें। तो इस चीज को टैकल करने के लिए क्या सिस्टम लिमिटेड ने अपना कोई इस तरह का प्रोडक्ट बनाया है या इस तरह की कोई न्यू सर्विसेज लॉन्च की है जिसकी वजह से इसकी वह आने वाले वक्तों में ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जितनी भी हमने रिसर्च की है इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स है उन एनुअल रिपोर्ट्स को देख के पता चल रहा है कि भाई ये तो जो ट्रेडिशनली चलते हुए आ रहे थे ना उसी पे चल रहे, एआई के आने के बाद इन्होंने कोई भी डेवलपमेंट नहीं की और ना ही इनके प्लान में, तो इसका मतलब इस तरह की कंपनी भी रिस्की हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से नोकिया की लोग बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं। तो नोकिया के जवाल का राज क्या है, वो यही राज है कि जब नोकिया एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी थी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट शेयर सबसे ज्यादा था, लेकिन जब स्मार्टफोन्स आए तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया और ग्रो नहीं हुए और फिर उसके बाद उनका जवाल आ गया। तो इसी तरह से जो कंपनी हो प्रीवियसली अच्छा परफॉर्म कर रही हो लेकिन उसके प्लानिंग में ये नजर नहीं आ रहा हो कि वो आगे अपने आप को अडॉप्ट कर रही है नहीं कर रही, तो होगा क्या कि हो सकता है अभी आप इन्वेस्ट कर दें लेकिन डाउन द रोड 4-5 सालों में वो जो है नीचे गिर जाए। तो इसलिए आपने ये देखना है खास तौर पे टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर कि वो जो इस तरह की चीजें हैं जो डेवलपमेंट आ रही हैं उसको टैकल करने के लिए क्या कर रही हैं। तो अगर वो कुछ नहीं दिखा रही है 1-2 साल उसे ऑब्जर्व ऑब्जर्व करें, अगर वो चीज नहीं दिखा रही तो इसका मतलब उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अगर हम एक और चीज बात कर लें, जब ये सारी चीज हो जाती हैं, लड़की भी आपको समझ में आ गई, बाहर का भी है, थोड़ी कंपैटिबिलिटी भी बन रही है, ये सारी चीजें, अब लास्ट में आपके पास वही दो ऑप्शन मौजूद हैं। तो आप ये देखते हैं कि यार ये दो ऑप्शन में से कौन सी लड़की ज्यादा बेहतर है आपके लिए ना, अगर आप लड़के हैं तो उसमें बहुत सारे आपके अपने वो हो सकते हैं, लेकिन क्या यूनिकनेस है, क्या उसकी मासूमियत यूनिकनेस है जो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, या गोल रोटी वो अच्छी बनाती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी लव मैरिज थी ना, तो मेरे ऊपर ये अप्लाई नहीं होती सारी चीजें ना, मैंने बाकी चीजें देखी ही नहीं थी। तो जो लव मैरिज वाले हैं उनके लिए नहीं है, ये चीज ध्यान में रखें। तो वो अप्लाई नहीं कर सकते बेचारे, तो वो तो बेचारे होते हैं लव इज ब्लाइंड, तो वो वाला मामला होता है उनके लिए, तो वो ये नहीं कर सकते। तो लेकिन जब मैंने जो चीज अपने उसके अंदर की थी तो मैंने ये देखा था कि यार मेरी
मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए थी जो कि रिलीजियस हो, ठीक है, मुझे उसे बोलना ना पड़े नमाज पढ़ने का, 5 वक्त की नमाज हो। तो ये चीज मैंने देखी थी मेरे लिए कि जो मतलब डिसीजन था वो ये था कि वो रिलीजियस हो, सेकंड पढ़ी लिखी हो। तो वो मेरे जो है क्या नाम है बैच की थी, एनईडी की ग्रेजुएट है, तो वो पढ़ी लिखी भी थी। तो मुझे था कि हाँ यार बच्चे भी जो है आगे अच्छी सोबत में रहेंगे, बाप भी थोड़ा सा पढ़ लिखा है और बेगम ने भी पढ़ लिया। तो इसी तरह से फिर आपने देखना है कि यार सारी चीजें हैं, उसके बाद कोई ऐसा पॉइंट है यूनिक पॉइंट के उन दो तीन में से आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन आपकी प्रेफरेंसेस। तो इसी तरह से जो कंपनी है उस कंपनी का आपने ये देखना है कि सारी चीजें ठीक है, लेकिन इस कंपनी का कोई यूनिक ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज है जिसकी वजह से इस कंपनी के को compete करना मुश्किल है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम नेशनल फूड्स की एग्जाम्पल ले लें, तो नेशनल फूड एक ऐसी कंपनी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेतहाशा बड़ा बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी वो जो है उनकी सप्लाई यूएस में भी है, यूके में भी है और दुनिया में हर जगह है। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इतना स्ट्रांग बना हुआ है कि अगर कोई नया कंपेटिटर आता है तो वो उसको ब्रेक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपने, ये जरूरी नहीं है यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब या कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब कि वो कोई न्यू चीज लेके आ रहे हो या न्यू इनोवेशन लेके आ रहे हो सकता है कि उनके जो अपना बिजनेस मॉडल है उसके अंदर कंपेटिटर की इंट्रेंस जो है वो मुश्किल होनी चाहिए। तो अगर उस कंपनी के पास कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसके पास जो कंपेटिटर है वो कंपेटिटर नहीं आ सकता या मुश्किल होगी, तो वो कंपनी आपके लिए बेहतर होती है। लेकिन कोई कंपनी ऐसी है जिसके अंदर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल जो छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उन इस तरह के बिजनेस मॉडल में कंपटीशन बैरियर टू एंट्री है ही नहीं। जो भी बंदा जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है वो आता है और ना उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है, वो स्टार्ट कर देता है। तो अगर छोटे बिजनेसेस की बात करें तो उसमें ये चीज आसान होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर आप बड़े बिजनेस को देखें तो उसमें आपको ये देखना होता है कि आपकी उसमें कंपेटिटिव एडवांटेज इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितने ज्यादा कंपेटिटिव हैं। तो ये सोशल ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम ये सारी चीजें चेक करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि यार ये कंपनी ना बाकी कंपनियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छी है, और क्योंकि इसकी टीम अच्छी है तो हम इसके ऊपर बेट लगा सकते हैं। हम जब ना वीसी इन्वेस्टमेंट, किसी को पता है क्या होती है वीसी इन्वेस्टमेंट? कोई चैट के ऊपर मुझे बता दें वीसी क्या कहलाते हैं। वीसी का किसी को कुछ पता है? एंजल इन्वेस्टमेंट, वीसी इन्वेस्टमेंट, किसी को कुछ पता है? चैट के ऊपर कोई मुझे अगर बता दें। वेंचर कैपिटलिस्ट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना वो जब पैसा लगाते हैं ना किसी पे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो फाउंडर को देखते हैं, ठीक है। सबसे की पॉइंट उनका ना फाउंडर होता है। उन्हें अगर ये ट्रस्ट होता है ना कि यार ये फाउंडर जो है वो कुछ ना कुछ कर जाएगा, और इसके अंदर वो बात है, स्लीपिंग पार्टनर तो नहीं होता, बहुत सारे पैसे देता है वीसी, ठीक है। हाँ लेकिन वो एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन उसकी जो कोर वीसी की जो कोर अगर सलाहियत की मैं बात करूँ ना, तो पैसे से ज्यादा उसकी कोर सलाहियत ये होती है कि वो फाउंडर से मिलके ये डिसाइड करता है कि इस फाउंडर के ऊपर पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि वीसी ज्यादा जो इन्वेस्ट करते हैं ना वो सिर्फ ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं। हम तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना जिसमें 20-20 25-25 साल 10-10 साल पुरानी कंपनीज हैं। लेकिन वीसी इन्वेस्ट करते हैं बिल्कुल न्यू आइडिया पे। तो न्यू आइडिया पे हमें तो ये नहीं पता होता, ना वीसी को पता होता कि भाई आगे आइडिया कैसे चलेगा। तो वो बैट कर रहा होता है फाउंडर पे। तो इसी वजह से आप अपना पार्टनर चूज कर रहे हो या कंपनी चूज कर रहे हो, दोनों केसेस में आपने मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा हाई वेटेज देना है सोशल ड्यू डिलिजेंस के अंदर। क्योंकि अगर फाउंडर अच्छा है ना तो इसका मतलब ये है कि अगर थोड़े अरसे, जैसे आपके अगर घर के हालात खराब है लेकिन आपका पार्टनर अच्छा है, तो वो आपको ना तंग नहीं करेगा। वो बोलेगा हाँ ठीक है यार कोई मसला नहीं है, चलाते हैं, अल्लाह वाले के, आगे चीज हो जाएगी। तो इसी तरह से कंपनी का अगर फाउंडर अच्छा है ना तो, और रेवेन्यू अगर कभी गिर भी रहा है तो फिर वो अपनी एफर्ट्स करेगा और न्यू क्लाइंट लेके आके, न्यू बिजनेस लेके आके वो ग्रो कर जाएगा। तो इसलिए किसी भी कंपनी में आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना बिजनेस में, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशल ड्यू डिलिजेंस के अंदर आपने ख्याल रखना है किसका, जो फाउंडिंग टीम है और मैनेजमेंट टीम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं आप लोग कि फौजी फर्टिलाइजर में से आप में से कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे? अभी मैंने बाकी चीजें उसकी नहीं बताई। फौजी फर्टिलाइजर में से आप में से कितने लोग हैं जो इन्वेस्ट करेंगे? यस या नो लिखते चले। यस, 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 ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि वो पाकिस्तान के जो मालिकान है उनकी कंपनी है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो मालिकान है उनके पास सारी पावर है। लेकिन इंशाल्लाह जितने भी लोग बोल रहे हैं ना यस यस,
जब हमारे खान साहब आ जाएंगे ना, तो फिर हम देखेंगे इनको ना बाद में। इनका ना नंबर नोट कर लो वहां से, कौन कौन लोग हैं, ठीक है। तो खैर, तो बात क्या है, जो चीज सवाल था उसका ये, मतलब जो आप लोगों ने आंसर दिया कि आपको ये पता है कि यार मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है, अभी हम अपने डिफरेंसेस को हटा देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी स्ट्रांग लोग हैं जो इसे मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। और जो है उनके पास, और जब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये कि अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि आप जब मैनेजमेंट को देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल फौजी फर्टिलाइजर की एग्जांपल ले लें, तो आप देखते हैं यार इस मैनेजमेंट के पास मोनोपोली भी है, इनके पास पैसा भी है, और इनके पास लोग भी हैं, और ये काम आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ट्रस्ट है फौरन। अभी ओके, मैंने आपको ना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बताई ना रेवेन्यू बताया, लेकिन सिर्फ नाम लिया और आपने बेस्ड ऑन मैनेजमेंट डिसाइड कर लिया कि हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अपने पार्टनर में भी करना चाहिए, और सोशल डिलीवरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पहले फाइनेंसेस देखते हैं और फिर सोशल पे आते हैं। मुझे ये लगता है कि पहले सोशल देखना चाहिए आपको, फिर फाइनेंसेस पे आना चाहिए, क्योंकि अगर सोशल सारी चीजें ठीक होती है ना किस कंपनी की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके फाइनेंसेस भी ठीक ही होते हैं। अब सेकंड उसके ऊपर चले जाते हैं, फाइनेंसेस के ऊपर। अच्छा, एक लास्ट चीज, लेट सपोज लड़का सब कुछ है, सारी चीजें अच्छी कर रहा है, लेकिन वो एंड में बोलता है कि यार मुझे ना जहेज चाहिए तुम्हारे घर वालों से। अब मुझे यहाँ पे लड़कियां बताएं कौन सी ऐसी लड़कियां, और वो बोले कि यार सब चीजें हैं मेरे पास लेकिन जहेज तो मैं लाजमी लूंगा। तो मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो बोलेंगी हाँ मुझे इससे शादी करनी चाहिए, और जहेज में भी उसकी डिमांड हो कि मुझे घर का एसी भी लगवा दो, मुझे गाड़ी भी दे दो, ये सारी चीजें। तो रेड फ्लैग, ठीक है। तो ऐसा जो लड़का है ना जिसके पास सारी चीजें हैं, और नजर भी आ रहा है हाँ सारी चीजें हैं, सब चीज, लेकिन उसके बाद भी जो है वो जहेज मांग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदा जो है बेकार है, नर नहीं है। तो इसी तरह से जब कंपनी सेलेक्ट करते हैं ना, तो आप ये देखते हैं उसकी वैल्यूएशन, ठीक है, और उसकी वैल्यूज। तो फौजी फर्टिलाइजर मैं क्यों नहीं चूज करूंगा, वो जहेज वाला मसला है, ठीक है। अच्छा, अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन का मतलब क्या है ये समझ लें। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन का क्या मसला है कि लेट सपोज कोई कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन इस टाइम पे वो अपने हाई प्राइस पे गई हुई है, ठीक है। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं गोल्ड की वैल्यू, या बल्कि मैं आपको एक काम करता हूँ, उसको ना चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, वो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा कि वैल्यूएशन का मतलब क्या है। वैल्यूएशन का मतलब ये है कि जिस वैल्यू फॉर मनी, मतलब जिस प्राइस पे आप उसे बाय कर रहे हैं ना, तो उस प्राइस पे क्या उसकी बनती भी है चीज या नहीं बनती। जिस तरह से आप कभी भी कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर आपको एक बच्चों के लिए टॉय लेने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एक टॉय है लेट्स से वो 10,000 का, दूसरा टॉय है 15,000 का। लेकिन हो सकता है कि आप 15,000 वाला टॉय ले लें, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार इस टॉय के अंदर वैल्यू फॉर मनी है, ये जो 15,000 रुपये ले रहा है इसका ब्रांड अच्छा है, इससे जो मेरा बच्चा सीखेगा या जो अट्रैक्ट होगा वो ज्यादा होगा, तो इस वजह से आप उसे ले लेंगे। तो पैसा इज नॉट द इशू, इशू इज के जो मैं पैसा दे रहा हूँ, जिस चीज के लिए दे रहा हूँ वो वर्थ इट है या नहीं है। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो हम शेयर प्राइस बाय कर रहे हैं किसी भी कंपनी की, तो वो जो जिस शेयर प्राइस पे बाय कर रहे हैं वो वर्थ इट है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे ना, बल्कि मैं आपको एक काम करता हूँ, सिस्टम का ही ग्राफ दिखाता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, अब देखें सिस्टम का ग्राफ है, और मैं इसे ले आता हूँ वन डे पे ताकि आसान हो जाए। अब देखें, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा सेशन हो रहा होता इस टाइम पे, दिसंबर 2024। इस टाइम पे सिस्टम की जो वैल्यू थी ना पर शेयर प्राइस, वो थी 127, और फिर वो गिर के हो गई 95, ठीक है। तो अगर आप वन, तो सिस्टम इज अ गुड कंपनी, लेकिन जिस टाइम आप बाय कर रहे हैं उस टाइम आपने देखना है कि यार ये अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर है या नहीं है। अगर ये अपनी फेयर वैल्यू पे नहीं है, बढ़ी हुई है, तो आपने वेट करना है कि वो नीचे आए। क्यों, अच्छा इसकी कैलकुलेशन होती है पूरी की पूरी, वो अभी हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपने सिर्फ सिंपली समझना है, क्योंकि अभी ये चीज पे डिस्कशन हो रही है कि फेयर वैल्यू देखनी भी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो जिस टाइम पे आप शेयर बाय कर रहे हैं उस टाइम आपने ये देखना है कि उसकी फेयर वैल्यू जो है वो है या नहीं। अगर, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे तो बाकी सारी चीजें ठीक हैं इस कंपनी की, लेकिन होगा ये कि आप हायर प्राइस पे बाय कर लेंगे, और फिर प्राइस जब नीचे आएगी तो आप जो है वो पैनिक में सेल कर देंगे, और सेल करने से आपको जाहिर सी बात है नुकसान हो जाएगा। लेकिन अच्छी कंपनी, अच्छा इसके अंदर भी एक और चीज है, लेट सपोज आपने शेयर वैल्यू नहीं भी देखी, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला यार बस मुझे अच्छी कंपनी लग रही है, मैंने बाय कर लिया, और आपने बाकी सोशल ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर तरीके से की थी, तो उसका फायदा क्या है कि वो हो सकता है 127 से नीचे जाके 95 पे आई हो,
लेकिन वो दोबारा ऊपर लाजमी जाएगी। तो आप ये देखें 129 पे अगर आपने बाई भी की होती ना, तो ये इस टाइम पे 169 170 तक चला गया था। ठीक है, अभी भी 160 पे चल रहा है इसका प्राइस। तो अगर आपकी ड्यू डिलिजेंस अच्छी होगी, सोशल ड्यू डिलिजेंस, आपने प्रॉपर तरीके से चीज देखी होगी, और सिर्फ आपने लास्ट पॉइंट जो एक्चुअल फेयर वैल्यू है वो अगर आपने मिस भी कर दी, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो थोड़ा सा वो होगा कर, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा यार कंपनी अच्छी है, तो आप उसे बेचेंगे नहीं पैनिक में आके, और उसकी शेयर की प्राइस वैल्यू दोबारा ऊपर चली जाएगी और आपको लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा। और यहाँ पे जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है हर महीने अगले 10 से 15 साल तक। तो जब हमारा होराइजन ही 15 साल का है ना, तो फिर हमें ये छोटे छोटे जो वैल्यू नीचे ऊपर हो रही है ना, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो महीने में, अब जिस महीने की 1 तारीख को मेरी सैलरी आती है, उसमें से मुझे 20,000 25,000 जो भी इन्वेस्ट करना है मैंने इन्वेस्ट कर देना है, इररेस्पेक्टिव उसकी वैल्यू क्या चल रही है। तो आप लोगों के लिए तो ये चीज़ बनती नहीं है। लेकिन सोशल ड्यू डिलिजेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता तो हो कि कंपनी क्या है, किस तरह से है, ताकि आपके जो चांसेस हैं कि वो कंपनी ग्रो होगी वो बेहतर से बेहतर हो। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे दोबारा। तो जिस तरह से सारी चीजें अच्छी हों लड़के की, लेकिन जहेज वाले लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए, तो इसी तरह से ऐसी कंपनी का उस टाइम पे शेयर बेहतर नहीं है बाय करना जिस टाइम पे उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी हो। अच्छा, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में मुझे कोई बता सकता है कि सबसे पहली चीज क्या देखनी चाहिए? आप आ जाएंगे 7 बजे फौरन। और बता दें मोहसिन भाई, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी होती है? हेलो। ठीक है, सही है। यूएसए की प्रॉपर्टी, सारे यूएस में चलेगा बेचारे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज है हमारे लिए वो है कि सैलरी कितनी है, कमाता कितना है। सोशल ड्यू डिलिजेंस हो गई। ठीक है, अब हमें ये देखना है, जाहिर सी बात है सोशली तो सही है, लेकिन वो बेचारा कुछ कमाता धमाता नहीं है, घर पे बैठा रहता है, हर वक्त जो है रोटी तोड़ता है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है? उसकी सैलरी देखनी है कि वो सैलरी जो है वो कितनी कमाता है, कैसे कमाता है, और जिस जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड है, तो उसमें हमारी अगर बेटी जाएगी तो वहां पे एडजस्ट कर सकेगी नहीं कर सकेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि बेटी जो है वो बहुत ही अच्छे घराने में पैदा होती है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल होता है, तो वो क्या करते हैं, अच्छे लोग हैं, कम कमाते हैं, दे देते हैं। उसमें भी बहुत बार जो है वो मसले मसाइल होते हैं फैमिलीज में। तो वहां पे भी ये नहीं करना चाहिए आपको। इसी तरह से जिस तरह से आपने ये देखना है, तो जब आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपने ये देखना है कि उस स्टॉक की कंसिस्टेंट ग्रोथ होना बड़ा जरूरी है। मतलब आप उसके पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, 10 साल का, 5 साल का, जब से वो कंपनी लिस्ट है, कि उसका जो रेवेन्यू है, उसकी जो इनकम है, वो मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रही है नहीं हो रही। अगर वो ग्रो नहीं हो रही तो ये भी नेगेटिव चीज है। कोई बहुत सारी कंपनीज हमने ऐसी देखी हैं जो प्रीवियसली बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, उसकी सोशल ड्यू डिलिजेंस भी बहुत प्रॉपर हुई भी होती है, लेकिन क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल या ऐसे सेक्टर में वो काम कर रही होती है कि उसका जो ग्रोथ है रेवेन्यू वो नहीं बढ़ रहा होता, और वो बाकायदा कम होता है या स्टेगनेंट होता है। तो अगर उनकी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, स्टेगनेंट है पिछले 2-3 साल से, तो उसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आपने थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। फिर सेकंड चीज बता दे कोई भाई, मतलब खैर आ गया यहाँ पे। अच्छा, सेकंड चीज क्या है कि इनकम तो है, लेकिन अब लेट सपोज उसका खर्चा 2.5 लाख रुपए, ठीक है, और इनकम जो है वो उसकी 2 लाख रुपए, तो ऐसी जगह पे भी आप अगर रिश्ता कर देंगे तो मसला होगा। अच्छा, ये ज्यादातर जो मसला होता है ना वो शादी के बाद वाला होता है। ठीक, शादी के बाद आपने ये बड़ा चीजों का ख्याल रखना है अपने रिश्ते में कि जो आपकी इनकम है, उस इनकम का मैक्सिमम, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 70% जो है या 75% लगना चाहिए आपके जो भी काम है उसके अंदर। ठीक है, अगर लेट सपोज आपकी इनकम लाख रुपए, तो आपका मैक्सिमम खर्चा जिसमें इंटरटेनमेंट, आउटिंग, घर की ग्रोसरी वगैरह सब मिला के आपका 70-75,000 से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, और रिमेनिंग 25 या 20% जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए।
तो इसी तरह से आपने जिस तरह से रिश्ते में ये चीज देखनी है, तो आपने कंपनी के अंदर भी ये देखना है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके रेवेन्यू तो है, इनकम तो हो रही है, लेकिन उसके जो मार्जिन है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी है या नहीं है, उसकी जो नेट प्रॉफिट बचता है एट द एंड ऑफ द डे सारे एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के, वो कितना बच रहा है। अगर लेट सपोज रेवेन्यू बहुत अच्छा है कंपनी का, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो है ही नहीं, वो लॉस में जा रहा है, ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो फूड पांडा है वो अभी तक जो है वो लॉसेस में जाती थी, लेकिन वो खैर एक वीसी मॉडल है, वो एक डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी अच्छे रेवेन्यू कर रही होती हैं, लेकिन रेवेन्यू के बाद भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। तो आपने ये देखना है बिजनेस को कि यार ये रेवेन्यू तो कर रही है, लेकिन पिछले 3 साल से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही या कम हो रही है, तो ये भी आपके लिए एक रेड फ्लैग है। तो मार्जिन आपने बहुत ज्यादा जरूरी है देखना, वो मैं भी आपको समझाता हूँ मार्जिन आप कैसे देख सकते हैं, बल्कि एक साथ ही दिखा दूंगा। तो फिर उसके बाद रिश्ते में हम देखते हैं कि भाई जिस तरह से हमने बात की ना कि किस सेक्टर में काम कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि ठीक है अभी सैलरी अच्छी है, उसका जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छी है, लेकिन इस सैलरी में ग्रोथ क्या है, ये ग्रो कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। आजकल जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं उनके रिश्ते बड़े अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार इनके जो है वो बहुत स्कोप है इस फील्ड के अंदर, तो इनको अपनी बेटी दे दो क्योंकि ये आगे जाके ग्रो हो ही जाएगा। तो इसी तरह से आपने जिस तरह से रिश्ते में ये देख रहे होते हैं, तो आपने कंपनी के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने ये देखना है, प्रीवियस रिकॉर्ड देखना है कि प्रीवियस ग्रोथ क्या है, और जो आगे वाली जो ग्रोथ है आपने उसको देखना है कि आगे ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। आगे ग्रोथ को किस तरह से पता चलेगा, जिस तरह से हमने सोशल ड्यू डिलिजेंस में देखा था कि उन्होंने कोई न्यू प्रोजेक्ट्स या न्यू इस तरह की डेवलपमेंट की है जिसकी बेसिस पे आगे ग्रोथ हो सकती है नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वो ग्रोथ नजर आनी चाहिए। यहाँ पे ये ग्रोथ कैसे नजर आएगी, एक चीज होती है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो आपने देखना है पिछले 3-4 क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अगर अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब ये भी एक रेड फ्लैग है। ये सारी चीजें जो इनके टेक्निकल टर्म्स है मैं अभी आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा। ठीक। फिर उसके बाद जिस तरह से अगर आप वो कर रहे हैं तो आपने ये देखना है एज अ वाइफ कि आपके लिए वो अच्छा हस्बैंड होगा जो आपको ईद के ऊपर या जो भी इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर बोनसेस दें, आपको अच्छे अच्छे कपड़े बना के दें, अच्छी ईदी दे। हो सकता है कि बंदा अच्छा हो, सैलरी भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो उसका, लेकिन हो निहायत ही कंजूस, पैसे निकालने में उसकी जान जाती हो, तो फिर आपको क्या मजा आएगा ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ, आपको मजा नहीं आएगा। तो इसी तरह से जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने ये देखना है इन्वेस्ट करने से पहले, अच्छा ये जो चीज है ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ये शादी से पहले नहीं पता चलेगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने में ये आपको फायदा हो जाता है कि आपको जो है पहले पता चल जाता है। पाकिस्तान में 4 शादियों की इजाजत नहीं देती, वरना ये वाली चीज भी हो जाती। खैर, तो कंसिस्टेंट बोनस पॉलिसी आपने कंपनी की देखनी है। आपने ये देखना है कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सटेंशन, नहीं नहीं तारिक मसूद साहब बोलते हैं कि 4 शादियां करनी चाहिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, कंसिस्टेंट बोनस पॉलिसी आपने ये देखना है, ये जो कंपनी जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये कंसिस्टेंटली बोनस दे रही है या नहीं दे रही। अगर वो कंपनी बोनसेस नहीं देती तो उसकी अर्निंग कितनी भी अच्छी हो कुछ भी हो, उसमें फिर जो है वो आपके लिए काइंड ऑफ रेड फ्लैग होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज होती है ना ज्यादातर वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी बोनसेस देती हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से एक हो गई बोनस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या है आपके लिए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोनस के बाद, कि आपको महीने में आपका जो हस्बैंड है आपकी पॉकेट मनी दे रहा है नहीं दे रहा। तो हो सकता है कि वो सब चीजें कर रहा हो लेकिन सिर्फ साल में 1-2 बार ही आपको जो है वो कपड़े अच्छे बना देता हो और कोई जो है अच्छे पैसे दे देता हो, लेकिन मंथली बेसिस पे वो बोलता हो कि यार जो करना है मैं अपने जेब से खर्चे करूंगा, तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो उसमें भी आपके लिए टेंशन होगी। तो इसी तरह से जब आप कंपनी सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ये देखें बोनसेस तो देती है, लेकिन क्या ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है नहीं दे रही। मतलब इसका जो प्रॉफिट बन रहा है उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर मैं जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ मुझे दे रही है नहीं दे रही। अगर वो मुझे नहीं दे रही कंपनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस कंपनी में मुझे लॉन्ग टर्म पे मजा नहीं आएगा। अच्छा, डिविडेंड पेइंग जो कंपनी होती है वो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। उसका रीजन ये होता है कि हमें जब भी हर क्वार्टर के ऊपर एक वो आ रहा होता है ना डिविडेंड, तो ये खुशी होती है कि यार जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसका एक रिटर्न आ रहा है, मुझे बहुत लॉन्ग टर्म वेट नहीं करना पड़ता। तो आपने डिविडेंड पॉलिसी को भी देखना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें चेक कैसे करनी है। हमने लेट्स सपोज सिस्टम लिमिटेड की एग्जांपल ले लें, ये आरओआई कैलकुलेटर है, लास्ट टाइम पे भी ये वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है। आप यहाँ पे गए, आपने सिस्टम लिखा ठीक है,
सिस्टम को सिलेक्ट कर लिया आपने, और फिर आपने देखा 2015 से लिस्ट है, ये 80 रुपये का शेयर था। लेट्स सपोज आप 2015 से इसमें इन्वेस्ट करते हुए आ रहे थे, ठीक है, और 80 रुपये का शेयर था, और फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 शेयर बाई किए होते, ठीक है। बस कैलकुलेशन किया हमने। अब आप यहाँ पे देखें, आप बोनसेस कैसे देखेंगे, आप देखें आपने शेयर बाई किए थे इसके 10,000, ठीक है, और यहाँ पे देखें अब इसके शेयर कितने हो गए, 12,000, बल्कि 12,000 भी नहीं, 1,21,000, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये शेयर को एज अ बोनस फॉर्म में दे रही है, तो इसका मतलब अच्छी कंपनी है। शेयर प्राइस इसकी बढ़ गई, 80 रुपये पे लिया था 159 पे हो गया, अच्छी कंपनी है। आपने इन्वेस्टमेंट किए थे 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए से बढ़ के हो गया तकरीबन 1,93,00,000 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। अब आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो जो मैं डिविडेंड की बात कर रहा था, यहाँ पे आपको डिविडेंड भी नजर आ रहा है। 2015 में भी इसने डिविडेंड दिया है, 16 में भी दिया है, 17 में भी दिया है, 18 में भी दिया है। देखिए 18 में बोनस भी दिया है, फिर डिविडेंड दिया है, फिर 21 में बोनस दिया है, फिर डिविडेंड बोनस 100% बोनसेस भी दिए हैं, डिविडेंड दिए हैं। तो इसी तरह से जब जिस भी कंपनी को आपने देखना है, तो आपने ये सरमाया की वेबसाइट पे आना है, कंपनी का नाम लिखना है, और जब से वो कंपनी स्टार्ट हुई है उसका आपने यहाँ पे फिल्टर लगा के, यहाँ पे आपने फिल्टर लगाना है 2015, 2002, 2010, जो भी लगाना है प्राइस शेयर लगा के आपने यहाँ पे जाके देख लेना है कि हर साल इसने बोनसेस और डिविडेंड दिए नहीं दिए। अगर किसी कंपनी ने अच्छे बोनसेस और डिविडेंड दिए हैं तो इसका पिछले 10-15 सालों में, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, और आपने जो प्रीवियस मैंने आपको पॉइंट्स बताए सोशल ड्यू डिलिजेंस के और दूसरे, वो भी पूरे करें, तो इसका मतलब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये कंपनी आगे भी अच्छे बोनसेस देगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगी। तो ये चीज़ सिंपली यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ऐसा इसी तरह से एक दो चीज़ें और आपने जो देखनी होती हैं कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में, तो वो किस तरह से देखेंगे, आप जाएंगे सिस्टम लिमिटेड लिखेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिखेंगे, पहला लिंक आ जाएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। यहाँ पे आपने इसको ओपन कर दिया। अच्छा, वहाँ वो जो मैं आपको मार्जिन बता रहा था ना, तो आपने यहाँ पे फाइनेंसिस पे क्लिक किया, फाइनेंसिस पे क्लिक करेंगे आप, जब फाइनेंसिस पे क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पे देखें जब वहाँ पे यहाँ पे फाइनेंसिस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे ओके, अब आप यहाँ पे देखें, जो आपको बोला था ना सेल्स आपने चेक करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ स्पॉट में बाय करते हैं। दे फ्यूचर ट्रेडिंग इज हराम, ट्रेडिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने वैल्यू इन्वेस्टर की तरह काम करना है। अब आप यहाँ पे देखें 2021 में इसकी तकरीबन जो सेल्स थी कोई ये 11 बिलियन बनेगा शायद, ठीक है, फिर उसके बाद 20 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 38। तो देखें इसकी कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी को देखें 33 लाख, फिर 62 लाख, फिर 85, ये लाख नहीं बन रहा, ये मिलियंस में बनता है, और फिर उसके बाद दोबारा 61। अच्छा ये देखें लास्ट जो 2024 है उसमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। अच्छा हमेशा जरूरी नहीं होता कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है और अगर किसी साल प्रॉफिटेबिलिटी कम भी है, तो जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव चीज है। हो सकता है कि उस साल उन्होंने कोई एक्सपेंशन की हो सकता है सिस्टम लिमिटेड ने 2024 में कतर में एक अपना ऑफिस खोला हो जहाँ पे उन्होंने कैपेक्स लगाया हो, तो जाहिर सी बात है जब वो वहाँ पे अपना एक्सपेंस लगाएंगे, कैपेक्स लगाएंगे, तो उस महीने रेवेन्यू तो ज्यादा हुआ, लेकिन क्योंकि पैसे वहां पे लग गए तो इस वजह से प्रॉफिट आपका कम हो गया। इसी तरह से आपका ईपीएस भी कम होगा, जाहिर सी बात है जब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो ईपीएस भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 21 में देखें 12 था ईपीएस, 22 में हो गया 22, फिर उसका 23 में हो गया 29, तो देखें ईपीएस भी ग्रो हो रहा है। तो जो मैंने आपसे चीजें बताई थी ना कि सेल्स आपने देखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, अगर किसी कंपनी की सेल्स ग्रो होती जा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो फिर आपने चेक करना है उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाके कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसके कम होने का रीजन क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको कैसे मिलेगी, आप यहाँ नीचे जाएंगे और थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट्स नजर आ रही होंगी सारी की सारी, ठीक है, इन रिपोर्ट्स को आप देख लेंगे और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएंगी। ये सारी यहाँ से रिपोर्ट्स आपकी डाउनलोड हो जाती है, क्वार्टरली रिपोर्ट भी डाउनलोड हो जाती है, एनुअल रिपोर्ट भी डाउनलोड हो जाती है, और पिछले 2000, अगर मैं इसको बढ़ा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें 2015 से लेके जो भी इनकी फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, वो मिल जाती हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स के जरिए आपको पता चल जाएगा। इसका आसान तरीका है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि यार मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे पढ़नी है, माशाल्लाह से सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं यहाँ पे, वो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो आपने एनुअल रिपोर्ट डालनी है 2024 की चैट जीपीटी को, उसे बोलना है कि यार ये पिछले 2021 से तो प्रॉफिट बना रहा था, लेकिन 2024 में इसने रेवेन्यू ज़्यादा किया है,
लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो काइंडली इसकी एनुअल रिपोर्ट चेक करके मुझे बताओ कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का रीजन क्या है। तो वो आपको बता देगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खुद पढ़ लेंगे, एफर्ट्स कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज बहुत काम है, डिटेल डिविडेंड के अंदर मोहसिन भाई ने आपसे बहुत दिन रात काम करवा रहे हैं, तो फिर आप चैट जीपीटी बाबा की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से नेट प्रॉफिट मार्जिन देखना बड़ा जरूरी होता है आपके लिए, जो मैं मार्जिन की वहां पे बात कर रहा था। तो 21 में देखें आपका 33% मार्जिन था, फिर 32% मार्जिन, फिर 30 पे 24। अच्छा ये देखिए मार्जिन 24 में कम क्यों हुआ है, जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो मार्जिन कम होगा। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि इसके मार्जिन जो है कंसिस्टेंट रह रहे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं हो रहे, ठीक है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट मार्जिन जाहिर सी बात है ये भी बढ़ रहे हैं, लेकिन 2024 में कम होंगे। ईपीएस ग्रोथ 2024 में कम हुई क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है आपकी। लेकिन बाकी उसमें अगर आप देखें तो इसके ईपीएस भी प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाके और सरमाया पे जाके देखनी है, और आप कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर क्या लिखा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एग्जिट बेस में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, अभी तो हम स्टॉक की बात कर रहे हैं ना। स्टॉक में तो आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप खुद जाके करते हैं। अच्छा स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट एग्जिट बेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है, वो अलग टॉपिक है। अभी हम स्टॉक की बात करें, जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं आप डायरेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, इसमें किसी की भी आपको जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आप जाएंगे नेट पे, सिर्फ नेट यूज करना है आपने इसके लिए, ठीक है। टॉप 10 बेस्ट ब्रोकर, टाइम हमारे पास कम है, मैं जल्दी जल्दी इन पाकिस्तान, ठीक है। आपने ये क्लिक किया, यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर आपने यहाँ पे ये 10 ब्रोकर हैं बड़े, एकेडी सिक्योरिटी है, मोहम्मद मुनीर है, जेएस ग्लोबल है, आरिफ हबीब है, के ट्रेड है, सॉरी मैं के ट्रेड यूज करता हूँ, तो आप लोग के ट्रेड यूज कर सकते हैं। इन 10 में से कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, 10 की 10 में कोई डिफरेंस एज सच नहीं है, ठीक है। एज अ वैल्यू इन्वेस्टर कोई भी डिफरेंस नहीं है। के ट्रेड मुझे बेहतर लगती है, के ट्रेड का जो सीईओ है वो मेरा दोस्त है, तो इसलिए मैं के ट्रेड यूज करता हूँ। मेरे पास कोई और रीजन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एज अ ब्रोकर के तौर पे काम करते हैं, इसके जरिए आप जो है वो बाय कर सकते हैं। ग्रुप जो है उसके अंदर मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, के ट्रेड की यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है कि किस तरह से के ट्रेड के अंदर अकाउंट बनाना है। प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपने के ट्रेड की ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है एकेडी भी यूज कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये 10 जो है 10 के 10 में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हैं। ब्रोकर देखते हो तो ज्यादा ख्याल वो लोग रखते हैं जिन्हें ट्रेडिंग करनी होती है, डेली ट्रेडिंग करनी होती है, क्योंकि वो कमीशन बेस्ड काम होता है। तो इसलिए आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा सीडीसी अकाउंट, जब आपका ब्रोकर अकाउंट बन जाता है तो फिर सीडीसी अकाउंट बनता है। सीडीसी अकाउंट क्या होता है, गवर्नमेंट बॉडी है। जब आप के ट्रेड से कोई भी शेयर बाय करते हैं ना, और आप फिर उसके बाद आप सीडीसी पे अकाउंट बनाते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है कि आपने के ट्रेड से शेयर बाय किए, फिर आपने अपने के ट्रेड का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोलते हैं आप, यार ये जो मेरे शेयर है ना ये सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सीडीसी अकाउंट का फायदा क्या है कि ये जो जब सीडीसी अकाउंट में अगर आपके जब शेयर चले जाते हैं ना, तो फिर आप ये जो 10 के 10 ब्रोकर दे रहे हैं ना, देख रहे हैं, इनमें से लेट सपोज आपकी एकेडी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टर एकेडी के थ्रू आपने शेयर बाय किए, और शेयर बाय करने के बाद आपने सीडीसी अकाउंट में डाल दिए, तो अगर एकेडी सिक्योरिटी बंद भी हो जाए ना तो कोई मसला नहीं होता, आपके शेयर सेव होते हैं, आप सीडीसी के पास जाके अपने शेयर निकलवा सकते हैं, ठीक है, या किसी और ब्रोकर के उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके जो शेयर हैं वो उस ब्रोकर के पास हैं। तो अगर आपने ट्रांसफर नहीं किए हुए और ब्रोकर के पास अगर आपके शेयर्स हैं, तो होगा ये, अगर वो ब्रोकर भाग गया तो आपके शेयर्स गए, उसका कोई भी जो है वो नहीं होगा। ब्रोकर का कमीशन बहुत कम होता है, ना होने के बराबर, क्योंकि मैं तो खुद एज अ वैल्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी वो कमीशन देखा भी नहीं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ इसके अंदर, ना मेरा वो माइंडसेट है, ना मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, तो इसलिए मैं इसको देखता नहीं हूँ, ठीक है। तो इनमें से किसी के ऊपर भी आप अपना अकाउंट बनाएं, जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करें, 1 से 1.5 हफ्ता लगता है और आपका अकाउंट बन जाता है। थोड़ा पीछे लगना पड़ता है, इनमें से किसी के भी साथ काम करें, किसी की भी उसके अंदर आप अकाउंट खोलें, सब में ही आपको पीछे लगना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपली किस तरह से अकाउंट बनाना है। फिर हम आगे आ जाते हैं, 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं, हम वो करते हैं, फिर सवाल जवाब कर लेंगे, ठीक है। तो डिविडेंड पॉलिसी, तो अच्छा हस्बैंड वो होता है जो महीने में पॉकेट मनी दे,
अपनी वाइफ को तो इसी तरह से अच्छी कंपनी होती है जो डिविडेंड प्रोवाइड करे अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है आरओई। ये इस चीज को समझ लें, जिस तरह से आपके घर पे जो इनकम आ रही है, आपका हस्बैंड भी अच्छा कमाता है, लेकिन जो वो इनकम आ रही है वो उस इनकम का, जो मैंने बताया था ना कि परसेंटेज जो आपने सेव करनी है, इन्वेस्ट करनी है, वो कर रहा है नहीं कर रहा। और जो इन्वेस्टमेंट, जो परसेंटेज है आपकी, उस परसेंटेज को जो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कितना परसेंट आपको रिटर्न जनरेट करके दे रही है, तो ये कहलाती है रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब लेट सपोज आप किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद पर मंथ उस इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर वो प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है। तो आपने ये देखना है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका आरओई ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। तो हो सकता है कोई 3-4 कंपनीज आप सर्च करते हुए आ रहे हो, ऊपर वाली सारी कंपनीज की सारी चीजें सेम हो, लेकिन 2 कंपनीज ऐसी हो जिसका आरओई 15 से ग्रेटर है, और बाकी 3 कंपनी हो जिनका आरओई जो है वो लेट्स सपोज लेस देन 9 है। तो आपने लेस देन 9 वाले पे नहीं जाना है, आपने ग्रेटर देन 15 पे जाना है। आरओई का मतलब ये है कि अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में 15 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो कंपनी जो 100 रुपये लगाने पे मुझे कम से कम 15 रुपये कमा के देगी, वो कंपनी मेरे लिए अच्छी है। 15 से ज्यादा का मतलब है 16 रुपये कमा के देते, 17 के कमा के देते, टॉप ऑफ द लाइन कुछ भी कमा के देते। लेकिन अगर कोई कंपनी 100 रुपये लगा रहा हूँ मैं और सिर्फ 9 रुपये कमा के दे रही है, तो इसका मतलब वो मेरे लिए फायदेमंद कंपनी नहीं है। क्योंकि मैं फिर स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करूं। मैं तो अगर अपने सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो वहां पे भी जो बैंक जो है वो मुझे ईयरली जो रिटर्न दे रहे होते हैं वो कोई 8-9% दे देते हैं। तो इसलिए आरओई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी के। मेरे 100 रुपये लगाने पे मुझे जो रिटर्न है वो कम से कम 15 या 15 से ज्यादा मिलना चाहिए, तो वो मेरे लिए कंपनी अच्छी होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप शादी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए जरूरी है कि आपके लिए वो अच्छा हस्बैंड होगा जो अपनी इन्वेस्टमेंट का कम से कम भी जो है वो 15 से 20% अपनी इनकम का 15 से 20% इन्वेस्ट करे अच्छी जगहों पे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके बाद आरओई आपने देख लिया। अच्छा, ये भी आरओई इसी तरह से कैसे कैलकुलेशन होगी, आसान तरीका है कि सिस्टम लिमिटेड की आपने रिपोर्ट निकाली, चैट जीपीटी को दी, उससे पूछा यार इसका आरओई बताओ क्या है। तो ये चीजें ना चैट जीपीटी के आने के बाद बहुत ज्यादा आसान हो गई है। आपको बस सिर्फ फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें चेक करनी है ये पता होना चाहिए। पता कैसे करना है, वो सिंपल तरीका ये है कि आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे गए, फाइनेंसिस पे गए, उसकी पिछली 10 साल की एनुअल रिपोर्ट्स निकाली, उनकी पीडीएफ जो है चैट जीपीटी को दी, उससे बोला कि भाई ये सारे मैंने जो तुम्हें क्राइटेरिया बताए हुए ना 10-15, इन 10-15 क्राइटेरिया को देखो और मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो वहां से आपको ऑलरेडी खुद पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। तो इसी तरह से आरओआईसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह से आपकी जो इनकम है उस इनकम का कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा कि जो टोटल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न क्या जनरेट हो रहा है। आप अपने घर में यही देखते हैं ना कि यार रियल एस्टेट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न क्या जनरेट हो रहा है टोटल। अब वो हो सकता है रियल एस्टेट जो आपने बाई की है उसमें से कुछ पैसे आपके अपने हो, कुछ पैसे आपने किसी दोस्त से लोन लेके लगाए हुए हो, तो जो कंबाइन आपने इन्वेस्टमेंट की है किसी भी जगह उसका टोटल रिटर्न क्या जनरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आरओआईसी देते हैं, देखते हैं हम कंपनी में। और आईपीओ मतलब आमिर दुरानी, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। सारी कंपनी तो आईपीओ हुई भी होती है ना, लिस्टेड कंपनीज ही होती है। हाँ, न्यू आईपीओ के लिए, हाँ जब भी न्यू आईपीओ आता है तो ये जितनी भी चीजें मैं टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूँ ना, तो वो कंपनीज और जो ब्रोकर उसके साथ काम कर रहा होता है वो सारा का सारा ये थीसिस बना के शेयर करता है अपने शेयर होल्डर से, और वहां पे ये चीजें लिखी होती है। हाँ, प्रीवियस रिकॉर्ड में वो बता देता है, हो सकता है वो कंपनी 5 साल से काम कर रही हो, तो वो बता देता है कि 5 साल से प्राइवेटली इतना इसने जनरेट किया है रेवेन्यू, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट की है। लेकिन नॉर्मली जो न्यू आईपीओ होते हैं उसमें हम फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं बनिस्बत इसके कि हम प्रीवियस उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, क्योंकि उसकी अथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है उसमें तो प्रॉपर ऑडिट और सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जो न्यू कंपनी लिस्ट हो रही होती है उसकी भी प्रॉपर ऑडिट होते हैं, लेकिन उसमें उनके पास चांस होता है कि वो चीज़ें आगे पीछे नंबर कर दें। तो उसमें भी आपने मैनेजमेंट देखनी है और उसके साथ किस सेक्टर में काम कर रहा है, वो बिजनेस मॉडल और उसके हिसाब से क्या पोटेंशियल है। तो आरओआईसी रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने देखनी होती है कि आपका रिटर्न जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर रिटर्न क्या है, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि लेट सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो थी 20 लाख रुपए की, तो 10 लाख आपने डाले, 10 लाख आपने अपने दोस्त से लोन ले लिए,
और लोन लेके आपने एग्जाम्पल के तौर पे ली। अब आपने उससे बोला कि मैं तुमसे जो दोस्त से 10 लाख रुपए लिए ना, आपने बोला मैं तुम्हें 10 लाख के ऊपर ना 3 महीने में रिटर्न दे दूंगा 1 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब आपने ये देखना है कि जो 20 लाख की आपने प्रॉपर्टी ली है, वो 3 महीने में कम से कम भी जो है 25 लाख की या 23 लाख की बिकनी चाहिए, क्योंकि 1 लाख तो आपने अपने दोस्त को देना है। तो अगर आपने 20 लाख की प्रॉपर्टी ली और उसे 19 लाख की बेच दी, या 20 लाख की बेच दी, या 21 लाख की भी बेच दी, तो आपका ROIC जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम ही हुआ। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि 10 लाख जो आपने दोस्त से लिए हैं, उसके ऊपर उसे आपको कॉस्ट देनी है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर आपने 11 लाख उसे देने, तो आपने कम से कम 12 लाख रुपए कमाने। ठीक है, तो टोटल अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख रुपए, तो आपने कम से कम 22 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको फायदा होगा। तो इसीलिए ROIC अगर आपका 20 लाख रुपए है, ठीक है, या 21 लाख रुपए, तो आपको कमाने कितने हैं? 20 लाख रुपए, ताकि आपको फायदा ज्यादा हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। टाइम क्या हो गया हमारे पास आज? है मेरे पास 2 4। अच्छा, इसी तरह से अब आपने ROIC देख लिया, ROE देख लिया, अब आपने इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनी में देखनी होती है, जैसे अपने घर में हो सकता है आपका हस्बैंड जो है वो आपको गिफ्ट भी दे रहा हो, आपको जो है वो मंथली बेसिस पे दे रहा हो, लेकिन वो क्या कर रहा हो, वो उधार लेके काम चला रहा हो। वो बिजनेस करता हो, बिजनेस भी उधार लेके चला रहा हो, तो होगा क्या कि इनिशियली तो आप बहुत खुश रहेंगे कि यार बहुत अच्छा, मेरा हस्बैंड जो है मेरे बच्चों का भी ख्याल रख रहा है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, सब कुछ आ रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपका घर जो है वो कर्जे में डूब जाएगा, और आप बेचारे जो है वो परेशान हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने घरों में देखे हैं, फैमिली पार्टनर्स में देखे हैं। तो आपका अगर हस्बैंड कोई लोन लेके काम कर रहा है ना, क्रेडिट कार्ड जैसी लानत यूज कर रहा है, और उसके जो है वो लोन पे लोन चढ़ते जा रहे हैं, तो आप उसे समझाएं कि भाई इस तरह से काम ना करें। अब वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है। मैंने बहुत सारे घरों में ये देखा है कि उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के चक्कर में क्रेडिट कार्ड यूज कर करके ना, स्टार्टिंग में तो बहुत अपने आप को लेविश रखते गए, लेकिन फिर क्या हुआ, टाइम टू टाइम जब कर्जा बढ़ता चला गया, तो बिल्कुल ही जो है वो परेशान हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से ठीक है, फिर उसके बाद इसका मतलब क्या है, तो इसी तरह से आप अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी ब्रांड के अंदर, तो आपने उस कंपनी में देखना है कि उसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या है। मतलब कि अगर लेट सपोज उसके जो उसकी अपने जो पैसे हैं वो 100 रुपए हैं, ठीक है, हमेशा डेब्ट टू इक्विटी जो है वो लेस देन होनी चाहिए आपकी 1। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज आपके 100 रुपए, तो आप जो मैक्सिमम उधार ले सकते हैं ना मार्केट से, वो 90 रुपए ले सकते हैं। क्योंकि अगर 90 रुपए लेते हैं तो 90 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये लेस देन 1 नंबर बनेगा। लेकिन लेट सपोज आपने उधार ले लिया 200 रुपए, तो 200 रुपए आपका कर्जा हो गया, और आपके अपने पैसे हैं कंपनी में 100 रुपए, तो 200 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो बन जाएगा 2। तो आपका जो कर्जा है वो कभी भी आपकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप जब कंपनी की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें आपने ये देखना है कि उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो हमेशा लेस देन कम 1 होना चाहिए। अगर लेस देन 1 नहीं है, तो ये भी रेड सिग्नल होता है आपकी कंपनी के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। एक मिनट दीजिए। अच्छा, इसी तरह से जो ROI और ROIC जो है, उसको मैंने कंबाइन करके बस समझाने के लिए किया हुआ है कि आपकी ROIC और ROI अगर दोनों हाई होगी, तभी आपको फायदा होगा ज्यादा। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक चीज हाई होगी, एक चीज लो होगी, लेट सपोज हाई ROI है लेकिन लो ROIC है, तो इनिशियली शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको फायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान है। तो आइडियली जो कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी ROIC भी हाई होनी चाहिए, और उसकी ROE भी हाई होनी चाहिए। ठीक है, और अगर दोनों ही लो हैं, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे उसकी सोशल ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर आ भी जाए या नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं हाँ बस ये लास्ट थी आपकी। हाँ, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह से रिश्ते में होता है कि भाई सारी चीजें हैं, अच्छा कमाता है, ग्रोथ भी नजर आ रही है, लेकिन क्या उसने कोई वेल्थ क्रिएट की है, उसका अपना घर है, उसने अपनी आगे क्रिएशन कर लिया नहीं कर लिया। और शादी के बाद तो खास तौर पे आपने ख्याल रखना है कि अपने बच्चे भी हैं, तो उनके लिए आप आहिस्ता आहिस्ता कोई वेल्थ क्रिएशन के ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे। तो जिस तरह से आप अपने बैंक बैलेंस का ख्याल रखते हैं, तो आपने ये देखना है जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंपनी के पास अपना पॉजिटिव कैश फ्लो है या नहीं है। अगर उस कंपनी की बैलेंस शीट ये बता रही है कि उसके पास
पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं है, मतलब उसके अकाउंट में कैश नहीं है मौजूद, तो ये भी रेड सिग्नल है। ठीक है, तो आपने ये देखा यार कंपनी बाकी चीजों में तो सही आ रही है, उसका डेब्ट इक्विटी भी सही है, लेकिन उसकी जो अकाउंट है उसके अंदर कैश नहीं है, या उसके अंदर इतना कैश नहीं है कि वो अगले 6 महीने तक सरवाइव कर सके, तो ये भी रेड सिग्नल होता है। क्योंकि होता क्या है कि सारी चीजें अच्छी चल रही है, लेकिन उन्होंने ग्रोथ के चक्कर में कंपनी ने सारा पैसा जो है वो एक्सपेंशन में लगा दिया और कैश में रखा ही नहीं। तो उसका क्या हो सकता है कि हो सकता है कि एक आध प्रोजेक्ट उनके पास से जाए और उनका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाए और उन्हें अपने एम्प्लॉयज को फायर करना पड़े और बाकी चीजें करनी पड़े, जिससे शेयर की वैल्यू नीचे आ सकती है। तो सारी चीजें होने के बावजूद जिस तरह से अच्छी कंपनी जो होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डेटा डिविडेंड की एग्जाम्पल लें, तो अगर ये कंपनी है, इसके बाद अभी आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, अब कंपनी क्या करे कि यार मेरे पास प्रोजेक्ट तो आ रहे हैं, मेरे पास जो पैसे पड़े हुए हैं ना, उस पैसों से मैं एक नया ऑफिस खोल लेता हूँ और नई टीम हायर कर लेता हूँ। और वो नई टीम हायर कर लेती है, और होता क्या है उस हायर करने के बाद कि आपको नए प्रोजेक्ट भी नहीं मिलते और पुराना एक आध प्रोजेक्ट आपका चला जाता है। तो जो आपने कैलकुलेशन की होती है ना कि यार पुराने प्रोजेक्ट से मेरी सैलरीज और मेरे बाकी चीजें निकल जाएंगे, लेकिन अगर कोई एक आध चीज चली गई तो आप जो है बिल्कुल ही एकदम उसमें आ जाते हैं लॉस में। तो वो चीज नेगेटिव होती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें आपने ये देखना होता है तो उनके अकाउंट में कैश कितना पड़ा हुआ है, या उन्होंने कैश की सूरत में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अगर वो वैल्यू कम है तो ये भी आपके लिए एक रेड सिग्नल होता है जब भी आप स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जिस तरह से आप अपने पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं ये सोचते हुए कि यार मुझे लॉन्ग टर्म पे इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, लॉन्ग टर्म पे अपनी फैमिली इसके साथ बनानी है, आप कभी भी ये नहीं सोचते पार्टनर को सेलेक्ट करते वक्त कि यार जो है वो मैं इसको छोड़ दूंगा कुछ अर्से बाद। कभी भी किसी बंदे के जहन में ये नहीं होता कि मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आप जब उसे सेलेक्ट कर रहे होते हैं आप 10 चीजें सोचते हैं। तो जब कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करें ना तो ये नहीं सोचें कि मैं इसे छोड़ूंगा, आप ये सोचें कि यार मुझे इसके साथ अगले 15 साल तक 20 साल तक जाना है, तो मैं इसके ऊपर जाने इसके साथ इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचूं। ये जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए तकरीबन ये 18-19 पैरामीटर्स बनते हैं। इन पैरामीटर्स को आप डिटेल में देखें। जब आप ये 18-19 पैरामीटर्स को डिटेल में देख के फिर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना किसी भी कंपनी में, फिर अगर उसकी शेयर प्राइस नीचे भी होगी ना कभी, तो आपको पैनिक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर ये नीचे है तो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से होगी और ये आगे आने वाले वक्तों में बढ़ जाएगी और आपको जो है लॉन्ग टर्म में फायदा ही देगी। तो जिस तरह से पार्टनर को सेलेक्ट करते हुए तो आप बहुत ज्यादा मोहतात रहते हैं, मोहतात रहना चाहिए। इसी तरह से कंपनी को सेलेक्ट करते हुए मोहतात रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगले 10-15-20 साल तक मैं इस कंपनी का हिस्सा बन के रहूंगा और इसकी ग्रोथ में खुद भी ग्रो होगा। तो ये चीज़ अगर आप जहन में रख लें और उसको देखते हुए कोई भी कंपनी सेलेक्ट करें तो फिर आपको फायदा क्या होगा कि आप जो है वो एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे और आप ग्रो हो जाएंगे। तो ये जो फ्रेमवर्क है मैंने इसको समराइज फॉर्म में भी यहाँ लिख दिया है। ये प्रेजेंटेशन भी आपके लोगों के साथ शेयर हो जाएगी ताकि आप लोग देख लें। ये वीडियो की रिकॉर्डिंग पता नहीं हो रही है नहीं हो रही, अगर हो रही है तो रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मिल जाएगी ताकि आप लोग इसको बार बार देख सकें। तो ये था लास्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म गिफ्ट की तरह कंसीडर ना करें इस चीज़ को, शॉर्ट टर्म जो रिलेशनशिप है उसकी तरह इसे कंसीडर ना करें, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरह इसे कंसीडर करें। अब कोई अगर आप लोगों के सवाल हैं तो काइंडली चैट के अंदर पूछें, हम 5 मिनट तक सवाल लेंगे और फिर हम जो है वो आपसे इजाज़त चाहेंगे। टाइम आज आपसे थोड़ा ज़्यादा ले लिया उसके लिए बड़ी माजरत। तो अपना फीडबैक भी बताएं कि आप लोगों को चीज़ समझ में आई नहीं आई, टाइम वेस्ट हुआ। ग्रुप के अंदर भी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई सवाल है तो सवाल पूछ लें जल्दी जल्दी। जी, सीडीसी अकाउंट सेपरेटली क्रिएट होगा, बस ब्रोकर अकाउंट सेपरेटली क्रिएट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन रिजवान, अपने सारे पैसे, बस एक डिफरेंस है देखें यहाँ पे ना, जैसे पार्टनर चूज करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में एक ही पार्टनर चूज कर सकते हैं आप ना। ठीक है, हालांकि हमें 4 करने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन स्टॉक में आपने कभी भी एक पार्टनर की तरफ नहीं जाना है, आपने ज्यादा पार्टनर की तरफ जाना है। लेट सपोज आप मंथली 25,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप कम से कम 5 पार्टनर सेलेक्ट करें अपने लिए जिनके ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकें। जी, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना वो इस चीज के ऊपर होगा, ये जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए ना, तो हम करेंगे ये कि एक दो कंपनीज लेंगे, उन कंपनीज को हम प्रॉपरली जो जो पैरामीटर्स हमने आपको बताए वो किस तरह से
और उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हुए हम फाइंड आउट करेंगे। वो नेक्स्ट सेशन में आपको प्रॉपर एक दो कंपनीज के ऊपर मैं करके दिखाऊंगा लाइव सेशन में, और उसी लाइव सेशन में आप लोग एक एक कंपनी आप लोग को दी जाएगी और आप लोग खुद ही लाइव सेशन के अंदर 15-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको 15-20 मिनट में पता चल जाती हैं, वो आप देख के बताएंगे। और कोई क्वेश्चन किसी का? फीडबैक दे दें, क्वेश्चन नहीं दे रहे तो आप लोग, मुझे लग रहा है लोगों को पसंद नहीं आया आज का सेशन। नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, जो आप उनकी इनकम स्टेटमेंट लेंगे या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ होता है, तो बस आप वहां से देखें, आपको खुद कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है। चलें, मेरे ख्याल से सवाल खत्म हो गए लोग हैं। सम वांट टू इन्वेस्ट इन व्हिच कंपनी। ये देखो, ये मोहसिन भाई, आपने ये सवाल ना गलत किया है। इतने 1 घंटे के सेशन का जो है वो आपने वो कर दिया ना, मतलब मकसद ही बहुत कर दिया। इस सेशन का मकसद ही है कि ये सवाल ही ना हो कि टॉप 3 कंपनीज कौन सी हैं। ठीक है, दैट इज द कोर थिंग। हम इसी चीज को तो बोलते हैं कि भाई आपने खुद जो है वो सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया हमने बताया है, ताकि ये है कि आपको अच्छा। ये अच्छा सवाल है, हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि एक चीज होती है अर्निंग पर शेयर, ठीक है, और होता है पीई रेशो कहलाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो होता ये है कि हर सेक्टर या हर इंडस्ट्री का ना पीओ, हर सेक्टर में लेट्स सपोज 8-10 कंपनीज होती हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये जो 8-10 कंपनीज हैं इनका एवरेज पी रेशो क्या चल रहा है। तो एक क्राइटेरिया ये होता है, हम ये चेक करते हैं कि जो हम कंपनी देख रहे हैं उसका जो पी रेशो है वो एवरेज से कम है या ज़्यादा है। अगर एवरेज से कम है तो इसका मतलब ये अंडर वैल्यू कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम। अगर पी उससे ज़्यादा है तो हमें फिर मोहतात रहना होता है। एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है, हम ये देखते हैं कि जो उसकी अभी रेवेन्यू, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, और आने वाले वक्तों में जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं उसके हिसाब से उनकी रेवेन्यू कितना ग्रो हो सकता है। तो जो हमें एक एस्टिमेटेड नंबर नजर आता है ना कि यार अभी 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, और हो सकता है 6 महीने में इसका रेवेन्यू 2 करोड़ हो सकता है, तो 2 करोड़ रेवेन्यू पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर 2 टाइम बढ़ रही है तो इसका जो शेयर वैल्यू है वो भी बढ़ सकता है। तो इस तरह से हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो एक डिटेल चीज होती है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। नहीं, ऐसा कोई मंत नहीं है मोहसिन रजवान भाई। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखें ना कि जब पाकिस्तान का जो इंडिया ने जैसे कि हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो उस टाइम पे स्टॉक की प्राइस नीचे गिर गई थी। अभी जो अफगानिस्तान पे हमला हुआ, उस टाइम पे जो है वो स्टॉक की प्राइस नीचे गिर गई। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये ख्याल रखना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर ना एक डिटेल टॉपिक मनी रोटेशन के ऊपर हम डिटेल में करेंगे। वो इसी चीज़ के ऊपर होगा कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है कि जिस टाइम पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो स्पेसिफिकली स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है ना आज की प्रेजेंटेशन में। एक टॉपिक इस चीज़ के ऊपर होगा स्पेसिफिकली कि जियो पॉलिटिकल और लोकल जो हमारे सिनेरियोज हैं उनके बेसिस पे हमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। चले सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। ग्रुप के अंदर अगर आप लोग फीडबैक देंगे, जितने ज़्यादा लोग फीडबैक देंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाएगी कि आप लोगों को जो अभी प्रेजेंटेशन दी है वो प्रेजेंटेशन ग्रुप में शेयर हो जाएगी। अगर वहाँ पे आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो प्रेजेंटेशन जो है वो आपके साथ शेयर नहीं होगी। अच्छा, फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव फीडबैक देना है। हो सकता है कोई चीज़ आपको इसमें लगाओ कि सर ये चीज़ आप इंक्लूड कर लें तो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, तो ये फीडबैक का मतलब ये भी है। तो ये नहीं है कि आपने अच्छी अच्छी बातें करनी। चलें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ठीक है मोहसिन भाई, जज़ाकल्लाह। ठीक है, थैंक यू नवीन भाई, थैंक यू। Do do do.